हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को सुबह से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण, तो स्टूडेंट्स कौन सी घटना घटती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है। तो यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ये ऑप्शन है उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी, बी आपतन किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, सी आपतन किरण के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी, और डी है बिल्कुल भी परावर्तित नहीं होगी। तो जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए, उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर समान रूप से आपतित होती है तो जो प्रकाश की किरण होती है वो उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। माना कि ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित हो रही है। तो जब ये इससे परावर्तित होगी तो वो प्रकाश की किरण परावर्तित हो होगी जब, तो वो भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो ये जो कोण बन रहा है इसको आपतन कोण बोला जाता है, इसको आई से डिनोटेट किया जाता है, और ये परावर्तन कोण इसको आर से डिनोटेट किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो वो स्टूडेंट्स उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन पर है एस्फाल्ट, बी कोयला गैस, सी प्राकृतिक गैस, और डी पैराफिन मोम। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी कोयला गैस। तो जो कोयला गैस होती है स्टूडेंट्स वो पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी, मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जिकाय, सी रिक्तिका, और डी लायनकाय। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी जो भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो इनसे पिछली वीडियो में मैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जानकारी दे चुका हूँ। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 क्वेश्चन है कि काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। कि जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनका जो सबसे बाह्य आवरण होता है वो किसका बना होता है। तो ए मृत काग कोशिका का, बी अधिचर्म कोशिका का, या सी संवहनी कोशिका का, या डी विभाज्योतक कोशिका का। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए मृत काग कोशिका। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि काष्ठीय पौधों का जो सबसे बाह्य आवरण होता है वो स्टूडेंट्स मृत काग कोशिका का बना होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिक तंत्र एक साथ मिलकर कहलाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। ए जैव समुदाय कहा जाता है, बी जैव मंडल कहा जाता है, सी पारिस्थितिक समुदाय कहा जाता है, और डी समुदाय कहा जाता है। तो इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है? तो जल्दी से आप जल्दी इसका आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी जैव मंडल। तो पृथ्वी के जो समस्त पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं वो एक साथ मिलकर के स्टूडेंट्स कहलाते हैं जैव मंडल। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर।
सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि भोजन की आवश्यकता होती है, तो किस चीज़ के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इन चारों पॉइंट्स में से हमें देखना है कौन सा वो पॉइंट है जो सही है। ए केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, बी केवल नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए, सी केवल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी उपयुक्त सभी, यानी कि जो भोजन की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, तो वो हमारी कौन कौन सी जरूरतें पूरी करती है। एक तो केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए हेल्प करती है, और नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए भी जो भोजन की आवश्यकता रहती है हमें, और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी जो रहता है वो भोजन की आवश्यकता रहती है। तो ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए देखा जाए तो भोजन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तका का कार्य नहीं है। इनमें से हमें देखना इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा जो कार्य है वो रिक्तका का नहीं है। ए कोशिका को दृढ़ता और स्फीति प्रदान करना, बी संचयन, सी चलन, और डी अपशिष्ट उत्सर्जन। तो सही आंसर जल्दी से आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी चलन। तो जो रिक्तका होती है इसका कार्य कोशिका को दृढ़ता और स्फीति प्रदान करना होता है, संचयन करना होता है और अपशिष्ट उत्सर्जन करना होता है। लेकिन जो चलन का है यहाँ दिया गया जो ऑप्शन वो नहीं है, वो रिक्तका का कार्य नहीं है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन है कि जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो वह फूल जाती है, ऐसा होता है क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है कि जब साइकिल के ट्यूब में हम हवा भरते हैं, वायु भरते हैं, तो यह फूल जाती है। तो ऐसा किस कारण से होता है। तो हमें इन चारों में वो कारण देखना है उत्तर के रूप में। ए वायु की गतिशीलता के कारण, बी वायु दबाव डालती है, सी वायु दबाव नहीं डालती है, और डी ट्यूब कठोर पदार्थों से बनी होती है। तो इसका सही आंसर जल्दी से नोट डाउन करें। इसका सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी वायु जो है वो दबाव डालती है, और वायु के दबाव डालने के कारण जब साइकिल की ट्यूब में वायु भरी जाती है तो यह स्टूडेंट्स फूल जाती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है कि परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि। तो ए वे आकार में छोटे होते हैं, बी वे कम बिजली का उपभोग करते हैं, सी वे समान मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पादित करते हैं, और डी उनकी लागत कम होती है। तो स्टूडेंट सही आंसर जल्दी से आप नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर है बी वे कम बिजली का उपभोग करते हैं। तो देखा जाए तो जो परंपरागत जो बल्ब है उनके स्थान पर हम आज के समय में एलईडी बल्ब प्रयुक्त कर रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि वे स्टूडेंट्स कम बिजली का उपभोग करते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि मृदा के शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए सिंचाई और खाद डालना कहा जाता है, बी कटाई और ताड़ना कहा जाता है, सी बुआई और छटाई कहा जाता है, और डी जोतना और जुताई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से नोट डाउन करें आप इसका सही आंसर। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी जोतना और जुताई कहा जाता है इस चीज को। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन है हमारा कि जीवाणु जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में हमें वो कोशिका देखनी है जो सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आती है। तो ए शुतुरमुर्ग का अंडा है, क्या वो सबसे बड़ी कोशिका। बी हाथी की देह कोशिका, सी श्वेत रक्त कोशिका, और डी मुर्गी का अंडा। तो सही आंसर क्या है जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो एक बड़ी कोशिका है स्टूडेंट्स, और इसकी जो लंबाई होती है वो 175 मिलीमीटर के आसपास होती है स्टूडेंट्स। 175 मिलीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है कि पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती है, यानी जो गैसें होती हैं जब उन्हें किसी पात्र में भरा जाता है तो वो दीवारों पर प्रेशर बनाती हैं, दबाव डालती है, ऐसा क्यों होता है।
तो ए क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति होते रहते हैं। बी क्योंकि गैस अणुओं के बीच अधिकतम अंतराल होता है। सी क्योंकि पात्र उच्च ऊर्जा वाले गैस कणों को आकर्षित करता है। डी क्योंकि गैस कणों में निम्न गतिज ऊर्जा होती है। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से इसका सही आंसर नोट डाउन करें। तो मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए क्योंकि गैस अणु जो है वो उच्च चाल में निरंतर गति होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये घटना क्यों घटती है कि जो पात्र की दीवारों पर जो गैसें हैं वो दबाव क्यों डालती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि गैस के जो कण होते हैं वो स्टूडेंट्स तेज गति से सभी दिशाओं में इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, तेज गति से। अब क्या होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से टकराते भी हैं, इनकी टक्करें भी होती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से टकराते भी हैं और बर्तन की दीवारों से और ज़्यादा बल से टकराते हैं। और फिर ये क्या होते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो और बल लगता है, ठीक है ना, ज़्यादा बल से टकराते हैं। इसलिए जो गैस होते हैं, इसलिए जो गैस होती है जो वो बर्तन जो भी जिस बर्तन में भी उसे भरा जाता है गैस को, तो उस बर्तन की दीवारों पर स्टूडेंट्स वो दबाव डालती है। यही इसका कारण है, मुख्य कारण। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु फर्श पर विराम अवस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयोग किया जाता है। इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा। ए स्थैतिक घर्षण, बी बेलन घर्षण, सी सर्पी घर्षण और डी द्रव घर्षण। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए स्थैतिक घर्षण। तो स्टूडेंट, जब एक वस्तु फर्श पर विश्राम अवस्था में है और उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयोग किया जाता है, तो इस क्षण में जो घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा, इस क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो वो घर्षण बल होगा आपका स्थैतिक घर्षण स्टूडेंट्स। अब स्थैतिक घर्षण होता क्या है, थोड़ा मैं आपको बता दूं। क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर स्टूडेंट्स बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, लेकिन जो वस्तु है वो किसी प्रकार से क्या ना करे, गति ना करे, तो बल के विपरीत, मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं और वो वस्तु जो है किसी प्रकार से कोई गति प्रदर्शित नहीं कर रही है, तो इस बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना, जो घर्षण बल कार्य कर रहा है इस बल के विपरीत, ठीक है ना, तो उसे ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, उसे ही बोला जाता है स्थैतिक घर्षण। और जो स्थैतिक घर्षण होती है, इसकी जो दिशा होती है, स्थैतिक घर्षण की जो दिशा होती है वो बल के स्टूडेंट्स विपरीत होती है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया, कैसा लगा। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।